16/3 का पेपर एंड उसका हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वेट दिया हुआ है, यहाँ पे टेंशन T1 बोला गया है, यहाँ पे टेंशन T2 बोला गया है। आई थिंक T2 की वैल्यू हमें दी गई है, T2 की वैल्यू कितनी दी है 60, एंड हमको वेट का भी वैल्यू दिया हुआ है 60, है कि नहीं। तो ये 60 सेम ही तो है, तो एंगल कितना करेगा 45, है कि नहीं, डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं। अगर तुमको ऐसा नहीं चाहिए तो तुम लोग इस एंगल को ले लो थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों ये, अब इसको सॉल्व करो। हाँ, लैमिस थ्योरम तुम लोग यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर लैमिस थ्योरम नहीं यूज करना है तो कंपोनेंट ले लेना। तो इसका ये T1 साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा सामने वाली साइड। सो T1 साइन थीटा कंपोनेंट बोल कितना आ गया, ये इसको बैलेंस कर रहा है 60, और ये कंपोनेंट आ जाएगा T1, है ना, T1 कॉस ऑफ थीटा बराबर कॉस थीटा। देखो यहाँ पे आ गया, तो T1 कॉस थीटा और ये 60, रेशो ले लो tan थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू 45। ठीक, चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे के क्वेश्चन, वो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो रॉकेट का क्वेश्चन है। और मैंने तुम्हें बोला भी था भाई रॉकेट का क्वेश्चन बराबर सॉल्व करना। हमें क्या बोला गया है कि फोर्स इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए, है ना। मास ऑफ द रॉकेट कुछ दिया गया है 5000 किलो का रॉकेट है भाई। अब रॉकेट जो ऊपर जा रहा है वो अपवर्ड एक्सेलरेशन उसका है 20, लेकिन जी भी तो है। इसका मतलब वो जी को बैलेंस कर रहा है प्लस 20 से आगे जा रहा है, बराबर है ना। बैलेंस कर रहा है 20 से आगे जा रहा है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कुछ आ जाएगा ये 5 1 2 3 4 न्यूटन, इतना अपवर्ड फोर्स लगेगा, इतना अपथ्रस्ट लगेगा। लेकिन अपथ्रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, v रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे dm डिवाइडेड बाय dt। इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, ये जितना वैल्यू आया है ये, है ना। वेलोसिटी हमको दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 800, तो रख दो यहाँ पे। तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं dm डिवाइडेड बाय dt, है ना। वेलोसिटी को डिवाइड कर देना, तो ये आएगा तेरा 5123 डिवाइडेड बाय आई थिंक वेलोसिटी इज 800। तो इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हैं, अराउंड 188 की 187 ऐसा कुछ आता है, 0.5 kg पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि एक 3 किलो का बॉल है ना, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 3 किलो का बॉल है, यहाँ पे देखो ध्यान दो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 3 किलो का बॉल यहाँ पे आता है, ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट है ना, और यहाँ से बाउंस बैक होता है बराबर। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60, इधर भी एंगल दिया हुआ है 60, है कि नहीं। तो अपना पहला टारगेट क्या होगा, चेंज इन द मोमेंटम कैलकुलेट करना। अब मुझे बताओ y डायरेक्शन में चेंज इन द मोमेंटम हो रहा है क्या, नहीं। तो पूरा का पूरा चेंज इन द मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, x में। तो यहाँ पे ये एंगल 60, कॉस कंपोनेंट है ना, इसका कॉस कंपोनेंट y डायरेक्शन में, उसमें मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कौन से, अपोजिट साइन कंपोनेंट में मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज इन द मोमेंटम मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं 2mv sin 60, 2mv sin 60 आया। हमको अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। सो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, बराबर। अब चेंज इन द मोमेंटम हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 2mv sin 60 बराबर। और बेटा टाइम कितना लगा, कोलिजन का टाइम अपने को दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 से डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आता है 150√3 न्यूटन। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बोला गया है कि आधा आधा ट्रैक दिया गया है कि नहीं, ऐसा आधा आधा ट्रैक दिया गया है। ये वाला स्मूथ है, ये वाला रफ है। यहाँ पे एंगल सेम है थीटा, तो इधर भी एंगल सेम है थीटा। यहाँ पे रहेगा s/2 साइन थीटा, है कि नहीं। ये स्मूथ सरफेस है। टोटल मैंने यस माना है, यहां से यहां तक कितना माना है मैंने, यस, है ना। तो है s/2 साइन थीटा, ये वाला भी कितना, s/2 साइन थीटा। अब क्या बोला गया है, बॉडी यहां से निकलती है, फुल स्पीड अचीव करती है यहां पे, और नीचे आने के बाद यहां पे रुक जाती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0। तो यहां पे जो फाइनल है वेलोसिटी और यहां पे जो इनिशियल है वेलोसिटी, ये मोशन की फाइनल और इस मोशन की इनिशियल दोनों सेम होनी चाहिए।
तो यहां से यहां तक फाइनल में कितनी वेलोसिटी अचीव करता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो इसको बोलेंगे पार्ट ए, इसको बोलेंगे पार्ट बी। तो ए पार्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले। तो हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे 0 है, 2a इंटू यस। एक्सेलरेशन उसके ऊपर कितना एक्ट हो रहा है, जी साइन थीटा, एंड यहां से यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यस बाय 2 साइन थीटा, बराबर। चलो तो चलो बी पाथ के लिए लिखेंगे। बोलो बी पाथ के लिए क्या होगा। अब बी पाथ के लिए अगर चेक करो तो यहां पे देखो ये बॉडी नीचे आ रही है कि नहीं, तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर के डायरेक्शन में है, म्यू कॉस थीटा इंटू जी, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में, जी साइन थीटा नीचे है, ये फ्रिक्शन की वजह से ये। अब मुझे बताओ बॉडी एक्सेलरेट हो रही है कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी बॉडी की नीचे थी, तो ये अपोज कर रहा है ना एक्सेलरेशन, इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन अपोज कर रहा है। बॉडी का वेलोसिटी कम हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी कम हो रहा है, तो जी साइन थीटा ज्यादा होता तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता, लेकिन यहां पे ये ज्यादा है, करेक्ट। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, यहां पे आने के बाद वेलोसिटी यू स्क्वायर, यहां से आगे एक्सेलरेशन 2 ए, यस एक्सेलरेशन क्या ले रहा हूं मैं, देखो ध्यान दो, जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तुमको समझा नहीं, इंटू यस बाय 2। अब समझा, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन होने की वजह से हम लोगों ने कैसा लिया, फ्रिक्शन को इसमें से माइनस किया, बराबर। चलो आगे जाएंगे। तो अब देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है और इस पाथ की इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो दोनों वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो जी जी कैंसिल होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर। अब वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, म्यू की वैल्यू आ जाएगी कुछ, साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 टैन थीटा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ म्यू। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, देखो यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है कि एक बॉडी है ना, और ये ऐसा है, इसका कुछ तो वेलोसिटी कुछ है या एक्सेलरेशन से जा रहा है आगे, बराबर। एक्सेलरेशन उसका दिया गया है ए, कार्ट है, कुछ ऐसा बोला गया है इस प्रॉब्लम में। तो अब तुम लोग सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालोगे। देखो इसके ऊपर तो सूडो एक्सेलरेशन एक्ट होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगी, इसको बैलेंस करने वाली मास इनटू ए। अब ये नॉर्मल रिएक्शन आई तो हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आया, और यहाँ पे ये वेट आया, ये आ गया mg, और ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये सटक नहीं रहा है ऊपर या नीचे, ऐसा सटक नहीं रहा है, उस जगह पे इक्विलिब्रियम में हमें रखना है। अब रखने के लिए क्या चाहिए हमें, ये नॉर्मल रिएक्शन मिली तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहिए, म्यू इंटू एन, इसका मतलब है म्यू इंटू एम इंटू ए, बराबर। तो अब इन दोनों में से ज्यादा कौन चाहिए, mg वेट अगर जीत जाएगा तो बॉडी नीचे आएगी, fs, तो हमें fs ज्यादा चाहिए, तो fs स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। इक्वल टू होगा तो क्या होगा, जस्ट मूव कंडीशन आ जाएगी, तो यहां पे तुम लोग निकाल सकते हैं mm कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g डिवाइडेड बाय a। तुम लोग वैसे a की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई थिंक अल्फा दिया है वहां पे, g डिवाइडेड बाय म्यू। तो जब तक एक्सेलरेशन g बाय म्यू से ज्यादा होगा तब तक कोई इशू नहीं, ये सटकेगा नहीं, उसी जगह पे कंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक बॉडी है और वो एक्सप्लोड होती है, ऐसा एक बॉडी है वो एक्सप्लोड होती है, यहाँ पे हमारे पास उसके कुछ पार्ट्स और उसका रेशो दिया गया है। तो हमारे पास बोला गया है कि ऐसे रेशोज है, एक 1 किलो का है, दूसरा 2 किलो का है, और ये, तो इसका मोमेंटम आ गया 12 और इसका मोमेंटम आ गया 16, लेकिन ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट मोमेंटम क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अरे
12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। अब तुम लोग इसको इक्वेट कर सकते हो, तो मास की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 144 आ जाएगा। ये 256, दोनों का एडिशन करेंगे, 400 का स्क्वायर 20, ये 5। सबके लिए क्लियर? चलो आगे चल। ऊपर कितना भी फोर्स है कि नहीं, लेकिन इस मास पे जो ये फोर्स डालेगा वो तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। इसका मतलब नीचे वाला मास अगर तुम लोग देखो, ऊपर वाला फोर्स छोड़ दो, लेकिन नीचे वाले मास और ऊपर वाले मास में सिर्फ एक ही चीज है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि ये सटक जाएगा। तो अब यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू एम जी। समझा कि नहीं? इसके ऊपर कितना भी फोर्स है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो ये है, बराबर ना। तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, म्यू एम जी फोर्स आ जाएगा। इसका मास कितना है ए, इसका एक्सेलरेशन हमें पूछा है, फोर्स बाय मास म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था इसलिए ले लिया। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, यहां पे ध्यान दो। अब 15 नंबर का क्वेश्चन भी रॉकेट के लिए ही है, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात देखो कि हमको रॉकेट का मास वगैरह कुछ दिया हुआ है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को बोला है। रॉकेट जो ऊपर जाता है वो थ्रस्ट फोर्स से जाता है और वो होता है v dm डिवाइडेड बाय dt, और इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे समझा कि नहीं, dm डिवाइडेड बाय dt, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो ये v डिवाइडेड बाय मास dm डिवाइडेड बाय dt आ जाएगा। ये मास कब का लेना है, उस टाइम का लेना है। तो हमें ये दोनों के दोनों वैल्यूज दी गई हैं। तो हमें क्या दिया है, मास की वैल्यू दी है आई थिंक 1/2, 2 किलो का रॉकेट है। वेलोसिटी दी गई है हमें 50, है ना। एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास का भी वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.1। तो इसका वैल्यू अगर तुम लोग कैलकुलेट करो तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, एक प्लैंक बोला है। ये मस्त क्वेश्चन है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है 30। क्या बोला है उन्होंने, ऐसा बढ़ाते गया मैं टर टर टर, ऐसा इंक्लिनेशन बढ़ाते गया मैं, तो 30 डिग्री पे जस्ट स्लिप होना चालू होता है। इसका मतलब 30 डिग्री क्या आ गया बोलो, एंगल। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा आ गया, एंगल ऑफ रिपोज। अब अगर 30 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज आया तो भाई साहब हम लोग म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, tan 30। tan 30 मतलब कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय √3, अप्रोक्सीमेटली कुछ 0.6 आ जाता है। डन एवरीवन? तो पहली बात ये 30 डिग्री होने के बाद वो स्लाइड करना चालू करता है, और स्लाइड में हमें क्या बोला है, देखो यहां पे ध्यान दो, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ऐसा बोला है। कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, 0.4 मीटर, एंड टाइम दिया है 4 सेकेंड्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 0.4 मीटर और टाइम दिया है 4 सेकेंड्स। तो तुम लोग लिख सकते हैं यस इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लो भाई साहब। अब यहां पे ये 4 है कि नहीं, यहां पे अपने पास हाफ है, एक्सेलरेशन पता नहीं, t स्क्वायर का वैल्यू 16 2, तो एक्सेलरेशन आ गया, देख कितना होगा, 4 2.5। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.5। लेकिन अगर बॉडी मोशन में है रफ सरफेस पे और नीचे आ रही है, बॉडी मोशन में है रफ सरफेस पे नीचे आ रही है, तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं g इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। समझा नहीं, म्यू के कॉस थीटा, लेकिन थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है। 30 डिग्री से ही स्लिपिंग चालू हुआ है कि नहीं, 30 डिग्री से ही स्लिपिंग चालू हुआ, तो हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं 0.5, ये वैल्यू लिख सकते हैं 10, यहाँ पे लिखो sin 30, यहाँ पे म्यू के, और यहाँ पे लिखना cos ऑफ 30। एंड आई होप कि तुम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन करने के बाद म्यू के की वैल्यू जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.5 आएगी। तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिला, 0.6, एंड काइनेटिक वाला कितना मिला, 0.5। क्लियर? चलो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब 18 नंबर का क्वेश्चन अगर तुम लोग प्रॉपरली देखो तो वो फ्रिक्शन के बेसिक्स पे है। देखो इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम फोर्स लगाने वाले। कैसा फोर्स लगाने वाले, मैक्सिमम। अब जब यहां पे फोर्स हम लोग मैक्सिमम लगाने वाले तो बॉडी जस्ट मूव कर रही है। क्या कर रही है,
जस्ट मूव कर रही है। सबके लिए क्लियर? तो अगर मतलब हम लोगों ने मैक्सिमम फोर्स इतना लगाया कि बॉडी जस्ट मूव कर रही है, और अगर बॉडी जस्ट मूव कर रही है तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा बेटा? स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू मतलब कितना? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन n। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन तो n आएगी, है ना? तो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? तो टोटल कांटेक्ट फोर्स हमको कैलकुलेट करना है। तो टोटल कांटेक्ट फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द टोटल कांटेक्ट फोर्स? बोलो स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये n कॉमन आ जाएगा और तुम्हारे पास स्क्वायर रूट में बचेगा म्यू स्क्वायर प्लस 1। समझा? लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दो मासेस भी दिए हैं हमको, m1 एक दिया है यहाँ पे और यहाँ पे m2 दिया हुआ है, बराबर। अब इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a, इधर टेंशन t, इधर टेंशन t। तो दोनों के लिए इक्वेशंस हम लोग लिख सकते हैं। यहां के टेंशन के लिए क्या लिख सकते हैं? t। कौन जीतेगा भाई? mg जीत जाएगा। तो m2g माइनस t इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, पीछे बॉडी आगे जा रही है, बराबर है ना? तो जीतेगा कौन? टेंशन। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो टेंशन माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू m1 इंटू जी, m1 की वैल्यू है ये, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल दो, बराबर। अब अगर पूरा कैलकुलेशन करोगे तो तुम लोग आराम से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आता है? m2g माइनस म्यू m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? क्या देखो, इधर फोर्स कितना है? m2g, है ना? और इधर फोर्स है m1g। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? m2g माइनस m1g, है ना? m2g माइनस m1g, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अरे बराबर है ना? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइड बाय मास। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम? m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू एक जगह पे रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, तुम लोग टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ टेंशन? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू के इंटू जी। अब ये रिजल्ट डायरेक्टली मेमोराइज करने का है, क्लियर? तो मतलब डायरेक्टली मेमोराइज करने का मतलब कि हम लोगों ने इसका इतना प्रैक्टिस किया हुआ है कि तुम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। और अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो कोई इश्यू नहीं। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो ड्यूरिंग एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम ये अटेंड करना चाहिए कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को स्किप करके तुम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम लोग बहुत ज्यादा टाइम सेव करोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, फनल का क्वेश्चन लिया हुआ तो है। अरे याद तो है फनल का क्वेश्चन। बॉडी यहाँ पे है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। फनल का क्वेश्चन हमेशा का। तो यहाँ पे अपने पास ये नॉर्मल रिएक्शन दी गई है और यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा? n cos थीटा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो क्या देगा? mv स्क्वायर अपॉन r। और ये n sin थीटा है कि नहीं? क्या बैलेंस करेगा? वेट ऑफ द बॉडी नीचे। तो n sin थीटा बैलेंस करेगा वेट ऑफ द बॉडी mg, बराबर। इसका रेशो ले सकते हैं आराम से, तो तुम लोग लिख सकते हो tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं rg डिवाइड बाय v स्क्वायर। अब इसमें खास बात, क्या खास बात है सर? देखो, ये हाइट हमको दी गई है h और ये एंगल होता है थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल, और ये रेडियस हमारे पास है r। तो क्या tan थीटा का वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूं? हाँ, यहां से यहां तक h, ये r, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। व्हाट इज द अपोजिट साइड? r। व्हाट इज द एडजेसेंट साइड? h। क्या दोनों इक्वेट कर सकते हैं? कैंसल, बराबर। तो h की वैल्यू निकल जाएगी। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ h? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये कुछ 2.5 सेंटीमीटर आ जाता है।
क्लियर? लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 26। एक रफ सरफेस कंसिडर कर लो और मैं इसको कंसिडर करूंगा पहले अपवर्ड मोशन। जब हम लोग इसके ऊपर मिनिमम फोर्स लगाते हैं अपवर्ड मोशन के लिए, कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? मिनिमम, सरफेस रफ है। अपवर्ड मोशन के लिए हम लोग मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं, तो जस्ट बॉडी ऊपर जा रही है, जस्ट जब बॉडी जस्ट ऊपर जा रही है तो बॉडी का ये mg sin थीटा कंपोनेंट भाई साहब किधर है? नीचे। और ये फ्रिक्शन भूले तो नहीं ना, कितना है? म्यू mg cos थीटा। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स फॉर अपवर्ड मोशन? fu लिख सकते हो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। अपवर्ड मोशन के लिए फोर्स है, अपवर्ड मोशन के लिए फोर्स। लेकिन इसी केस में अगर मैं इसे नीचे धक्का दे दूं, डाउनवर्ड मोशन, नीचे के डायरेक्शन में धक्का दे दिया, तो क्या होगा? ये डाउनवर्ड मोशन के लिए फोर्स है बेटा। तो ये mg sin थीटा ये तो नीचे ही है। पलटी कौन मारेगा? तूने धक्का दिया तो पलटी कौन मारेगा? फ्रिक्शन। तो यहां पे भी जस्ट मूव कंडीशन ही है, जस्ट मूव कंडीशन है, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं यहां पे? म्यू mg cos थीटा। समझा नहीं? तो डाउनवर्ड मोशन के लिए जो मिनिमम फोर्स लगेगा वो क्या होगा? mg sin थीटा अब प्लस की माइनस माइनस म्यू mg cos थीटा। करेक्ट? तो ये अपवर्ड मोशन के लिए और ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। तो अपवर्ड मोशन के लिए वैल्यू आ गई, डाउनवर्ड मोशन के लिए वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकते हो? इन दोनों का शायद रेशो दिया है हमको, तो कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग, है कि नहीं? इसका रेशो दिया है। तो 26 प्रॉब्लम, मस्त प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, जबरदस्त प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसका रेशो दिया है। आ जा भाई कैलकुलेट करते। अपवर्ड डिवाइडेड बाय डाउनवर्ड, अपवर्ड में प्लस है तो mm कैंसिल, जी कैंसिल, ये कैंसिल, साइन थीटा बच गया, प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा, इधर क्या बचा? साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। समझा? और ये रेशो तुम्हें दिया हुआ है। व्हाट इज दिस रेशो? आई थिंक नहीं, ये रेशो कैलकुलेट करना है, बराबर? तो ये रेशो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? वैल्यू रख दो। तो हमें एक क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है? एक डायग्राम दी गई है। इस डायग्राम में ये ऐसा दिया है ना? ये ऐसा कनेक्टेड है और ये ऐसा है। इसको बोलेंगे B, इसको बोलेंगे A। एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब ये पूरी की पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये टेंशन और ये मास ऑफ B इंटू जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, T इक्वल टू mb इंटू जी। बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन किधर बोला है? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना, कोई टेंशन नहीं, टेंशन इक्वल टू आ जाएगा mb इंटू जी। करेक्ट? अब यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये भी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर टेंशन T, समझ रहा है ना? अब आगे फ्रिक्शनल फोर्स तो भूले नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा A से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? mg sin थीटा, दैट इज sin 30, बराबर? अब मास तो दिया है 10 दिया है आई थिंक मास, बराबर? तो हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो इन दोनों ने इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर? तो चलो आ जाओ, हमारे पास ये है 10g sin 30 1/2 इक्वल टू, इन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। टेंशन, यहाँ पे टेंशन mb इंटू जी प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? म्यू mg cos थीटा, है कि नहीं? तो हमें म्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू आई थिंक 0.2 है ना? तो यहाँ पे मैं प्लस इधर ले लेता हूँ 0.2, mg 100 है मल्टीप्लाई बाय 100 एंड cos ऑफ 30 है, बराबर? तो यहाँ पे g का वैल्यू तुम्हें 10 लिखना है, और g का वैल्यू 10 लिखने के बाद तुम लोग आराम से मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास की वैल्यू mb तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? 3.3।
इस प्रॉब्लम में सबसे बढ़िया बात क्या है, द सिस्टम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है कि हमें टॉप की वेलोसिटी दी गई है, इधर की ये टॉप की वेलोसिटी स्क्वायर रूट 3gr है ना। तो बॉटम की वेलोसिटी कितनी होगी कि 4gr से बढ़ जाएगा बराबर, तो कितना आ जाएगा 7gr है ना। टॉप से जब बॉटम पे आए हैं तो 4gr से बढ़ता है, यहां से यहां तक आए हैं तो 2gr से बढ़ता है, वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर। तो चलो टॉप का टेंशन निकालेंगे, कितना आता है टॉप का टेंशन, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg, तो कितना आ जाएगा 2mg आ जाएगा, है कि नहीं। एंड बॉटम का टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, mv यहाँ पे टॉप की वेलोसिटी बॉटम की वेलोसिटी का स्क्वायर r प्लस mg, हाँ वैल्यू रखो ये 7 mg, तो इसका मतलब 8 mg आ जाएगा। रेशियो ले सकते हैं टॉप का डिवाइडेड बाय बॉटम का, कितना 4 टॉप का डिवाइडेड बाय बॉटम का, तो 2/8 1/4, टॉप का बॉटम के साथ 1/4 है। तुमको बोला गया है बॉटम का टॉप के साथ ऐसा रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है, तो यू कैन फाइंड द आंसर। क्लियर? अब इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, वो 8 नंबर का जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था उसके बराबर ही है। तो हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर में एक डायग्राम दी गई है ना। यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स ऐसा कुछ अप्लाई किया, ये देख ऐसा इंक्लाइन फोर्स आने के बाद गड़बड़ है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी, नॉर्मल रिएक्शन बदल जाएगी, है ना। तो इस फोर्स के कंपोनेंट लेना, ये वाला कंपोनेंट बोलो F cos of 60 है ना, और यहाँ पे बॉडी का वेट तो रहेगा mg एंड प्लस इसका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट नीचे एक्ट होगा F sin 60। तो ये दोनों मिलके नॉर्मल रिएक्शन देंगे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इनको बैलेंस करने वाली आएगी n बराबर। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉडी जस्ट मूव कंडीशन में आनी चाहिए। या बोला गया है कि मैक्सिमम फोर्स कितना, मैक्सिमम फोर्स कितना, इसका मतलब बॉडी को ऐसे पुश कर रहे हैं हम लोग कि वो जस्ट मूव कंडीशन पे आए। तो जस्ट मूव कंडीशन पे आए इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों ने जो अप्लाइड फोर्स किया हुआ है cos of 60 जस्ट मूव कंडीशन में मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो भाई साहब फ्रिक्शन भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। यहाँ पे F cos of 60, हाँ बोलो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, लेकिन n गड़बड़ है इधर, यहाँ पे लिखेंगे F sin of 60 प्लस वेट ऑफ द बॉडी W। अब बॉडी का वेट दिया हुआ है, तुम्हें म्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है, तुम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड F की वैल्यू 20 न्यूटन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लेना है, फोर्स के दो कंपोनेंट, कौन कौन से दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट जो बॉडी को पुश करेगा और दूसरा कंपोनेंट जो नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाने में काम में आएगा। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो आ जाओ 35 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम लोग। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है ना, आई थिंक स्प्रिंग के बारे में है ना, स्प्रिंग और दो मासेस वगैरह कनेक्टेड है कि नहीं। तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, एक स्मॉल मास है m और ये है ऐसा, और एक बड़ा मास है कैपिटल M, और हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया हुआ है F। तो ये पूरी की पूरी कनेक्टेड सिस्टम है। तो कनेक्टेड सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन तुम लोग निकाल सकते हो। भाई साहब कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा, F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है कि नहीं। अब तुम्हें नेट फोर्स किसके ऊपर निकालना है, स्मॉल m के लिए। तो चलो आ जाओ स्मॉल m। तो यहां पे जो फोर्स होगा F, ये स्मॉल m को एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे है कि नहीं। ये मास यहां पे है, यहां पे स्प्रिंग का फोर्स है ना इधर, ये स्प्रिंग का फोर्स कर क्या रहा है, इस मास को एक्सेलरेट करने का काम कर रहा है। तो फोर्स की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई साहब मास एक्सेलरेशन की वैल्यू F डिवाइडेड बाय m प्लस m। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 36। बढ़िया क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन में तुम्हें एक इक्वेशन दिया गया है। तो ऐसा कुछ इक्वेशन है, क्यूबिकल कर्व है दोस्तों, ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे बॉडी रखी है सपोज। अब क्या सिचुएशन है, सबसे पहले यहां का स्लोप निकालो, रुको यहां का स्लोप निकाल लो थीटा। तो क्या मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, हाँ सर। कितना आएगा बोलो 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 जल्दी, dy बाई डी एक्स, हाँ कितना, तो 2 3 x² डिवाइडेड बाई 2।
बराबर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना दिया गया है, म्यू का वैल्यू दिया है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू, 0.5 है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, जब भी कभी स्लोप कैलकुलेट करें तो क्या वो स्लोप tan थीटा होता है, लेकिन फिजिक्स क्या बताता है, tan थीटा मतलब म्यू होता है। समझा नहीं, tan थीटा मतलब म्यू होता है, जस्ट विदाउट स्लिपिंग। ये बॉडी को ऐसे हाइट पे रखना है मैक्सिमम कि जहां पे वो स्लिप नहीं होना चाहिए। अब यहां पे इस हाइट पे अगर वो स्लिप नहीं होगा तो इसका मतलब ये पोजीशन के लिए हम लोग tan थीटा इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट कंडीशन है वो। या तुम लोग थीटा को एंगल ऑफ रिपोज भी मान सकते इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू और ये इक्वेट कर सकते 0.5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इससे x की वैल्यू आई ±1, मतलब दोनों साइड पे आ जाएगा ये, x की वैल्यू ±1। अब x की वैल्यू जो है तुम लोग y के केस में लिख सकते हो, y की वैल्यू आएगी 1³ डिवाइडेड बाय 6, है ना, तो ये 1/6 आ जाएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन। अब इस 40 के नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहला दिया गया है हमें फोर्स, और ये फोर्स की वैल्यू जो तुम्हें दी गई है ना, वो दी गई है 600 - 2 × 10⁵ × t। ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या बोला है कि फोर्स बिकम्स 0, फोर्स की वैल्यू 0 होती, तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू कहां पे 0 होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, तो फोर्स की वैल्यू 0 कहां पे होती है देख लेंगे। तो टाइम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते भाई साहब, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 600 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵, इसका मतलब 3 × 10⁻³ सेकेंड्स। इस टाइम पे फोर्स का वैल्यू 0 होगा, लेकिन हमें फोर्स तो नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, इंपल्स। लेकिन हमें नेट इंपल्स पूछा है भाई साहब, तो नेट इंपल्स J इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन f dt। रिवीजन में मैंने लिया था 0 to t। फोर्स का वैल्यू रखो अभी यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 to t का वैल्यू जो भी है यहाँ पे t ये रख देना है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी गई है 600 - 2 × 10⁵ × t dt। करेक्ट। अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, ये जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो तुम्हें सिर्फ अपर लिमिट ही रखनी है। तो तुम्हारे पास एक ही इंटीग्रेशन करना है तुमको, 600t है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 2 × 10⁵ और ये t² डिवाइडेड बाय 2। अब तुम्हें ये t की वैल्यू यहां से रखनी है जब फोर्स 0 था। अब ये वैल्यू जब तुम लोग लिखोगे तो कैलकुलेशन सिंपल है, आंसर इसका डायरेक्टली आता है 0.9 न्यूटन × सेकेंड। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर, तो ये 16/3 का एनएलएम फ्रिक्शन का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देखा। इस क्वेश्चन पेपर के जितने मुझे टिपिकल लगे वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो तुम लोग मनीष सर के मोबाइल पे या मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन कैसा होता है वीडियो को बनाना, फिर उसका एडिटिंग करना, फिर बाद में उस वीडियो वाले को देना और फिर वो बाद में पोस्ट करना, इस ड्यूरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो इसी केस में तुम लोग दिन के बाद वाले एंड में, मतलब 4 या 5 बजे के बाद तुम लोग रिवीजन सेक्शन बोलो या टेस्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इस पर्टिकुलर पेपर की अगर हम लोग बात करें तो इस पेपर का टारगेट होगा 110, 110 मार्क तुम्हें आने चाहिए। तो तुम लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चंस कुछ सेलेक्ट करने चाहिए। इसमें 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, तो वो पूरे थ्योरी क्वेश्चंस तुम लोग अच्छे से रिवाइज करें और किसी भी डाउट के केस में हमें व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉपर तैयारी करें, उसका रिवीजन मैं लूंगा ही एज यूजुअल, तो तुमको वो रिवीजन भी प्रॉपर्ली देखना है। पूरा स्टडी करने के बाद कुछ पॉइंट्स मिस हुए हैं क्या, इसलिए रिवीजन होता है, ठीक है। मैक्सिमम देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर टफ ही होते हैं, क्योंकि तुम्हें एक ही टॉपिक करना होता है 2-3 दिन में, तो तुम्हारा पूरा फिजिक्स हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये याद रखें कि तुम लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो। Let us meet for the next topic revision. Bye bye.
तो 2 3 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बराबर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया गया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना दिया गया है, म्यू का वैल्यू दिया है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू, 0.5 है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, जब भी कभी स्लोप कैलकुलेट करें तो क्या वो स्लोप tan थीटा होता है, लेकिन फिजिक्स क्या बताता है, tan थीटा मतलब म्यू होता है। समझा, tan थीटा मतलब म्यू होता है, जस्ट विदाउट स्लिपिंग। ये बॉडी को ऐसे हाइट पे रखना है मैक्सिमम कि जहां पे वो स्लिप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इस हाइट पे अगर वो स्लिप नहीं होगा तो इसका मतलब ये पोजीशन के लिए हम लोग tan थीटा इक्वल टू म्यू लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट कंडीशन है वो। या तुम लोग थीटा को एंगल ऑफ रिपोज भी मान सकते इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो इसका मतलब म्यू का वैल्यू और ये इक्वेट कर सकते 0.5 इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इससे x की वैल्यू आई प्लस और माइनस 1, मतलब दोनों साइड पे आ जाएगा x की वैल्यू प्लस और माइनस 1। अब x की वैल्यू जो है तुम लोग y के केस में लिख सकते हो, y की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना, तो ये 1/6 आ जाएगा। ये इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर, चलो आगे। अब जो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का क्वेश्चन। अब इस 40 के नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है हमें फोर्स, और ये फोर्स की वैल्यू जो तुम्हें दी गई है ना, वो दी गई है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3। ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या बोला है कि फोर्स बिकम्स 0, फोर्स की वैल्यू 0 होती, तो सबसे पहले फोर्स की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो आ जाओ, तो फोर्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है देख लेंगे। तो टाइम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते भाई साहब, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। इस टाइम पे फोर्स का वैल्यू 0 हो, लेकिन हमें फोर्स तो नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, इम्पल्स। लेकिन हमें नेट इम्पल्स पूछा है भाई साहब, तो नेट इम्पल्स J इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन m dt। रिवीजन में मैंने लिया था 0 टू t। फोर्स का वैल्यू रखो अभी यहाँ पे, इंटीग्रेशन 0 टू t का वैल्यू जो भी है यहाँ पे t ये रख देना है। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दी गई है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3, करेक्ट। अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो और अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, ये जो लोअर लिमिट है वो 0 है, तो तुम्हें सिर्फ अपर लिमिट ही रखनी है, तो तुम्हारे पास एक ही इंटीग्रेशन करना है तुमको, 600t है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और ये t स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब तुम्हें ये t की वैल्यू यहाँ से रखनी है जब फोर्स 0 था। अब ये वैल्यू जब तुम लोग लिखोगे तो कैलकुलेशन सिंपल है, आंसर इसका डायरेक्टली आता है 0.9 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर, तो ये 16/3 का एनएलएम फ्रिक्शन का क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देखा। इस क्वेश्चन पेपर के जितने मुझे टिपिकल लगे वो सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो तुम लोग मनीष सर के मोबाइल पे या मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन कैसा होता है, वीडियो को बनाना, फिर उसका एडिटिंग करना, फिर बाद में उस वीडियो वाले को देना और फिर वो बाद में पोस्ट करना, इस ड्यूरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो इसी केस में तुम लोग दिन के बाद वाले एंड में, मतलब 4 या 5 बजे के बाद तुम लोग रिवीजन सेक्शन बोलो या टेस्ट एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इस पर्टिकुलर पेपर की अगर हम लोग बात करें तो इस पेपर का टारगेट होगा 110, 110 मार्क तुम्हें आने चाहिए। तो तुम लोगों ने प्रॉपर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने चाहिए। इसमें 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, तो वो पूरे थ्योरी क्वेश्चंस तुम लोग अच्छे से रिवाइज करें और किसी भी डाउट के केस में हमें व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट चैप्टर की प्रॉपर तैयारी करें, उसका रिवीजन मैं लूंगा ही एज यूजुअल। तुमको वो रिवीजन भी प्रॉपर्ली देखना है। पूरा स्टडी करने के बाद कुछ पॉइंट्स मिस हुए क्या, इसलिए रिवीजन होता है, ठीक है। मैक्सिमम देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर टफ ही होते हैं, क्योंकि तुम्हें एक ही टॉपिक करना होता है 2-3 दिन में, तो तुम्हारा पूरा फिजिक्स हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये याद रखें कि तुम लोग सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हो। लेट अस मीट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन। बाय बाय।